अच्छा, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। ठीक है ना? अब हम फिजियोलॉजी करेंगे। अब जैसा कि हमने पढ़ा है, आप लोगों को मैंने बताया है कि हार्ट है, राइट एट्रियम है, ठीक है ना? लेफ्ट एट्रियम है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, इसी तरीके से ब्लड सप्लाई होती है। तो जब भी अब आगे यही डायग्राम जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया पीछे, वही डायग्राम यहाँ पे भी है। ठीक है ना? यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये वही लंग्स है, ठीक है ना, बिल्कुल मेड में है। अब यहाँ से जो ब्लड सप्लाई होगी आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है, यहाँ पे थ्रू पल्मोनरी वेन, ठीक है ना, थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम से हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल की वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। यहाँ पे जो वाल्व है ये वाला, ये माइट्रल वाल्व, ठीक है ना, इसको हम माइट्रल वाल्व करेंगे। ठीक हो गया। फिर इसके बाद वेंट्रिकल से जब आपके पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड चला जाता है थ्रू एयोटा, ये एयोटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वाल्व होगा, यहाँ पे इस वाल्व को हम कहेंगे इयोटिक वाल्व, ठीक है, इयोटिक वाल्व। फिर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो देखें, ब्रेन, सेरेब्रल, कोरोनरी, आपके जो हार्ट की तरफ जो सर्कुलेशन होती है उसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन कहेंगे, और जो आर्टरी है उसको हम कोरोनरी आर्टरी कहेंगे, ठीक है ना। रीनल, किडनी, और इसी तरीके से स्केलेटल मसल, स्प्लेनिक, स्किन वगैरह, ये आपके मोस्टली टिश्यू है। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, आपके पास ब्लड चला गया, फिर इसके बाद जो है ना ब्लड वापस हमने हार्ट की तरफ लेके जाना है। तो देखें, सिस्टेमिक वेन, फिर वेना केवा, इसी तरीके से इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, फिर राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो ये देखें, राइट एट्रियम, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर इसके बाद राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनिक वाल्व, और इसी तरीके से यहाँ पे जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो मोस्टली हम कहते हैं ना कि आपके पास जो है ना मोस्टली आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे ये आप देख ले, यहाँ पे एक्सेप्शनल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है लंग्स में, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास ना पल्मोनरी वेन है, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग इसको जो है ना आप कहेंगे कि यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमारे पास पैथोलॉजी हो सकती है, क्योंकि फिर हमारे पास ना अब हम जब हम वो करेंगे एएसडी, वीएसडी और ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ये डिजीज है, तो वहां पे फिर हमारे पास ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक है ना। तो वो फिर पैथोलॉजी, वो हम आगे करेंगे, ठीक है ना, पहले नॉर्मल को समझे, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन किया ना, इसी तरीके से ये वही एग्जैक्ट वही चीज है। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा बहुत आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास जो आर्टरीज है, हीमोडायनामिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। हीम का क्या मतलब होता है? ब्लड। डायनामिक्स का क्या मतलब होता है? मूवमेंट्स, ठीक है ना। तो ये देखिए ना, हीमोडायनामिक्स, ब्लड की मूवमेंट्स के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो उसको हम कहेंगे हीमोडायनामिक्स। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ना कुछ कंपोनेंट्स है, वास्कुलेचर की कंपोनेंट्स है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला नंबर आर्टरीज है, ठीक है ना। तो आर्टरीज में हमारे पास ना हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो टिश्यू को डिलीवर कर देते हैं। इसका जो वाल्व होगा ना आर्टरीज का, ये थिक होगा, थिक वाल होगा, ठीक है। इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, आर्टरीज में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। इसके साथ साथ स्मूथ मसल्स भी मौजूद है इसके इर्द गिर्द, ठीक है ना। तो देखें, ये क्यों इसमें इलास्टिसिटी डाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इलास्टिक ना हो, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा ना कि अगर आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल इयोटा में आपके पास जो है ना ब्लड फेंक देता है, तो हार्ट जो है ना वो पंप कर देता है, ब्लड बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो आर्टरीज है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर आ जाता है। तो अगर इसमें इलास्टिसिटी ना हो, स्टिफ हो, रिजिड हो, तो फिर तो ये खुल नहीं सकता है ना। तो ये तो फिर डिजीज आ गई। तो पीछे हार्ट पे फिर जो है ना बहुत ज्यादा पावर आ जाता है, और हार्ट जो है ना वक्त के साथ साथ जो है ना वो फिर बड़ा होता जाएगा,
ठीक है ना। तो वो है हमारे पास पैथोलॉजी, आगे हम पढ़ेंगे जब आपके पास इयोटिक स्टिनोसिस हो, अगर आपके वाल में मसला हो यहाँ पे इयोटिक में, ठीक है ना, स्टिनोसिस हो, बंद हो, तो फिर जो हार्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा पावर लगाता है, बहुत ज्यादा जोर लगाता है ताकि ब्लड में बाहर अंदर से बाहर निकाल दूं। और आगे तो भाई स्टिनोसिस हुआ है, ठीक है ना, वाल जो है ना वो सही तरीके से ओपन नहीं हो रही है, तो वक्त के साथ साथ जो हार्ट है ना वो अपने आप को बड़ा कर देता है, ठीक है ना, तो हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि ये इलास्टिसिटी होना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा हो तो ये जो है ना इलास्टिक है, खुल जाता है। और अगर फिर क्योंकि वाल बंद हो जाते हैं ना, जब आप सिस्टली आप ड्यूरिंग सिस्टली आप ब्लड जो है ना हार्ट से बाहर निकालते हो, सिस्टली और डायस्टली क्या है ये आगे अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी बता देता हूँ, इसको क्लियर कर ले। सिस्टली उसको कहते हैं जब आप हार्ट को कंट्रैक्ट करो, आपने हार्ट को कंट्रैक्ट किया, ब्लड बाहर निकल गया, इसको कहेंगे सिस्टली। आपका हार्ट रिलैक्स हो गया, ठीक है ना, एक बार ब्लड फेंक दिया, अब आपका हार्ट जो है ना रिलैक्स होगा, तो इस रिलैक्सेशन को हम कहेंगे डायस्टली। ठीक है। तो जब भी मैं आपको कहूंगा ड्यूरिंग सिस्टली या ड्यूरिंग डायस्टली, तो कहने का मकसद ये कि सिस्टली आपका हार्ट कंट्रैक्ट होगा, ड्यूरिंग डायस्टली आपका हार्ट जो है ना वो रिलैक्स होगा। ठीक हो गया। तो अब देखें आपका सिस्टली ड्यूरिंग सिस्टली, अगर आपका हार्ट जो है ना वो ज्यादा ब्लड आ गया आपके पास हार्ट में, अब हार्ट जो है ना वो ही ज्यादा ब्लड निकालेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड आएगा ज्यादा ब्लड निकलेगा, कम ब्लड आएगा कम ब्लड निकलेगा, ये नॉर्मल रूल है। आगे हम एक लॉ पढ़ेंगे, उस लॉ ने हमें यही बताया है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो जितना ज्यादा ब्लड आएगा ज्यादा ब्लड निकलेगा। अब अगर ज्यादा ब्लड आया है तो ज्यादा ब्लड निकलेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो ज्यादा जनरेट होगा। जब ज्यादा जनरेट होगा तो इसमें, इसीलिए नेचर ने, अल्लाह ने यहाँ पे इलास्टिसिटी रखी है, क्योंकि अगर इसमें इलास्टिसिटी ना होती ना तो फिर तो ये इसमें ये जो लचक है ये खुल नहीं जाता। ठीक है ना, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेशर जो है ना बहुत ज्यादा होता है, आर्टरीज में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आगे हम पढ़ेंगे, एक नॉर्मल चीज है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज एंड रेजिस्टेंस, ये चीजें हम पढ़ेंगे, बड़ी आसान चीजें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा ना, यहाँ पे वो इस वॉल्यूम को हम स्ट्रेस वॉल्यूम कहेंगे। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास ये वॉल्यूम आपकी इस वाल पे लगेगा तो यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा ना, तो इसलिए इसको कहेंगे स्ट्रेस वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड होगा, जो ब्लड की वॉल्यूम होगी वो स्ट्रेस होगी, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस वॉल्यूम होगा। आगे फिर ये हम स्ट्रेस वॉल्यूम बड़ा हम बार बार कहेंगे कि अब स्ट्रेस वॉल्यूम ज्यादा हो गया या अनस्ट्रेस वॉल्यूम ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, पैथोलॉजी में भी ये आगे पीछे यूज हो रहा। तो स्ट्रेस वॉल्यूम के बारे में हमने बात की। ठीक हो गया। यानी स्ट्रेस वॉल्यूम की ये वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दैट स्ट्रेस द वॉल इज कॉल्ड स्ट्रेस वॉल्यूम। ठीक है ना, तो आप अगर ये डिफिनेशन लिख सकते हो तो लिख लो। फिर इसके बाद जो आर्टरीज के बाद हमारे पास ना आर्टरियोल्स आते हैं। तो आर्टरियोल जो है ना ये बेसिकली हमारे पास ना स्मॉलेस्ट ब्रांच होती है आर्टरीज की। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास आर्टरीज का छोटा ब्रांच कौन सा है, स्मॉलेस्ट ब्रांच कौन सा है, तो आप कहेंगे कि आर्टरियोल्स। ठीक हो गया। अब जिस तरह हमने आर्टरीज में बात की कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो आर्टरीज का बेसिकली नॉर्मल ला यही है कि इसमें प्रेशर और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वो हमें पता चल गया है। लेकिन उस आर्टरीज को अगर आप छोटा कर दो तो अब रेजिस्टेंस और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इट मेक सेंस। इसके अलावा जिस तरह हमने आर्टरीज में पढ़ा कि यहाँ पे जो है ना आपके पास स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है ना, दूसरी बात ये है ना कि इसको डायरेक्ट इनर्वेशन है वेसल्स में हमारे पास ना अल्फा वन है। ठीक है ना, अल्फा वन रिसेप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इनर्वेशन है सिंपैथेटिक सिस्टम की। सही है, ये वैसे हम रिसेप्टर्स में भी हम करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना बीटा टू भी है इसमें। ठीक है ना, और एम थ्री भी है, ये रिसेप्टर्स है। ठीक है ना, तो ये रिसेप्टर खैर मैं आप लोगों को करवा दूंगा इधर वो आ रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, उधर हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके ये रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जो है ना फिर आर्टरीज हो गया, आर्टरियोल्स हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास में कैपिलरीज होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम बता रहा था, ये आपके पास आर्टरी था,
ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, फिर आर्टरियोल्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना ये कैपिलरीज, ये कैपिलरीज सही है। तो देखिए, अब हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा, आर्टरियोल्स के बारे में पढ़ा, अब हम कैपिलरीज के बारे में करेंगे, ठीक है ना। तो जो कैपिलरीज है ना, इसमें जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया होता है ना, ये सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि वो इसलिए, यहाँ पे जो सिल्स होते हैं ना वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमें पता है यार कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास, कि हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ना एक्सचेंज होती है, गैस की एक्सचेंज होती है, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो वाटर है, जो गैसेज है, वो यहाँ पे हमारे पास ना एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पे इसलिए नेचर ने ये चीज डाली है, ठीक है ना। तो कैपिलरीज में ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ना विन्यूल्स आता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना वेन्स, यानी बड़े वेन्स, और फिर इसके बाद जो है ना इंफीरियर वेना केवा और हार्ट, और इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपके पास, अब वेन जो है ना, वेन के बारे में आप लोग पढ़ो कि ये जो है ना हमारे पास जितने भी हमारे पास वेन है, वेना केवा है, इसके थ्रू हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो हार्ट की तरफ लेके जाते हैं। इसका जो वाल होता है ना वो थिन होता है बनिस्बत आर्टरीज की। आर्टरीज का वाल जो है ना वो थिक था। यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस यही है कि इस ये वाला जो है ना ये थिन होगा। उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा था, रेजिस्टेंस, आर्टरीज में प्रेशर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जबकि वेन में हमारे पास कम होता है, क्योंकि वहां पे जो वाल था, जो वेसल्स के जो वाल है वो थिक है, यहाँ पे जो वाल है ना वो थिन है, ठीक है ना। वहां पे प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो ब्लड होता है ना, क्योंकि इसमें कंप्लायंस जिसको बोलते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी जिसको बोलते हैं, जो खोलने वाली जो सलाहियत है उसको हम कहते हैं कंप्लायंस, एक्सटेंसिबिलिटी, यानी एक्सटेंड होता है, वो वेन में ज्यादा है बनिस्बत आर्टरीज के। आर्टरीज इतना एक्सटेंड वो नहीं है, क्योंकि इसमें जितना ब्लड आएगा ना, तो ये इसमें नेचर ने ये खासियत, ये करेक्टरिस्टिक रखी है कि ये ज्यादा ब्लड वहां पे जो है ना जमा कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ब्लड जो है ना वेन में और वहां पे जो अब वॉल्यूम होगा ब्लड का वेन में, उसको हम अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरीके से हम पता है कि अल्फा वन रिसेप्टर और ये है। तो ये देखें, वेन्यूल्स, जिस वेन्यूल्स के बारे में हमने बात की ना कि ये जो वेन्यूल्स है, ठीक है ना। तो ये देखिए वेन्यूल्स कितना बड़ा होता है। तो हमें पता है कि वेन्यूल जो है ना ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, लेकिन ये वेन और कैपिलरीज, वेन और कैपिलरी से भी कम होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। बट जो लार्जर कैपिलरीज है ना, लार्जर देन कैपिलरीज, ये इधर लिखा हुआ है, दे आर स्मॉलर देन वेन बट लार्जर देन कैपिलरीज, सही है। अब ये देखें ना, ये आर्ट स्ट्रेस वॉल्यूम और अनस्ट्रेस वॉल्यूम की हमने बात की, तो यहाँ पे जो है ना ये वॉल्यूम होगा, स्ट्रेस वॉल्यूम होगा, वेन में हमारे पास अनस्ट्रेस वॉल्यूम होगा, ठीक है। ये वही चीजें हैं, वेन है, ठीक है ना, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना ये अभी हमने किया, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो देखें, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। हेमोडायनामिक का जो है ना हमने तकरीबन पहला जो वो था हमने कर लिया। दूसरा जो पोर्शन इसका वेलोसिटी एंड ब्लड फ्लो। अब हमें जो वी है ना, वी 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 से मतलब है वेलोसिटी, क्यू से मतलब है ब्लड फ्लो, ए से मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, सही है। तो जो वेलोसिटी होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ब्लड फ्लो का, ठीक है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और ये मोस्टली हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल पढ़ी कि इयोटा में, वहां पे जो वेलोसिटी होगा इयोटा का, जैसा कि हमने पढ़ा ना कि ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना, और ये आपके पास जो ब्लड है ना वो बाहर निकलता है इयोटिक वॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड बाहर निकलता है, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा इयोटा में, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो स्मॉल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो हाई होगा देन द स्मॉलर कैपिलरीज, जो हमने पढ़ा ना
कि जो वहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो आ जाता है इधर, ठीक है ना, और इसी तरीके से ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी बनिस्बत यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से जो कैपिलरीज का जो वेलोसिटी, ब्लड वेलोसिटी है वो हमारे पास कम होगी बनिस्बत इसके, ठीक है। तो ये वही चीज है ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो जो है ना हमारे पास ना ये एक इक्वेशन है कार्डिक आउटपुट। ये हम अब करेंगे, वैसे आगे भी आ रहा है, आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग खैर इनको समझ लें, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए कार्डिक आउटपुट है क्या, पहले कार्डिक आउटपुट को समझें, ठीक है ना। तो कार्डिक आउटपुट हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। तो इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है क्या कार्डिक आउटपुट क्या है और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। तो कार्डिक आउटपुट का डेफिनेशन अगर आप लोगों ने लिखना है तो ये लिख लो। कार्डिक आउटपुट का मतलब ये होता है ना कि आपका हार्ट जो है ना 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे कार्डिक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या क्या है कि आपका जो हार्ट है ना वो पर बीट में कितना ब्लड बाहर निकालता है, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। कार्डिक आउटपुट जो है ना सिर्फ थोड़ा फर्क है, ये 1 मिनट है, वो पर बीट है, जितना ब्लड बाहर निकलेगा उसको हम कहेंगे कार्डिक आउटपुट इन 1 मिनट, जितना ब्लड बाहर निकलेगा इन 1 बीट उसको हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आप लोग जहन में रख लें। इसके अलावा जो है ना हमारे पास फिर मीन आर्टीरियल प्रेशर है। ये मीन आर्टीरियल प्रेशर के बारे में अभी मैं आप लोगों को एक डायग्राम बताऊंगा, वहां से आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है ना। और राइट एट्रियल जो प्रेशर है जो अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है ना। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब क्यू जो है ना, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि जो क्यू का मतलब होगा फ्लो, यानी कार्डिक आउटपुट या फ्लो, जो ब्लड फ्लो है वो पल ml पर मिनट कितना है। ए ये डेल्टा पी का मतलब होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट mmHg कितना होता है, ठीक है ना। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये हमें ओम लॉ जो होता है ना उसने हमें यही बताया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना अब मैं इस मीन आर्टरी प्रेशर के बारे में पढ़ू आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, फिर हम बाद में इसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को इसकी बोर्ड की तरफ चला जाता हूँ, आप लोगों को मैं वो समझा दूं, ये मीन आर्टरियल प्रेशर, ठीक हो गया। अच्छा जी, देखें हमारे पास ना मीन आर्टरियल प्रेशर है, ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर,